आज हम प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्नों को करेंगे। ये सभी प्रश्न सीटेट में किसी न किसी वर्ष पूछे गए हैं और ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। चलिए आगे देखते हैं। आंकलन मूल्यांकन की संक्षिप्त प्रक्रिया है, विस्तृत प्रक्रिया है, बहुआयामी संकल्पना है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आंकलन मूल्यांकन की संक्षिप्त प्रक्रिया है, आगे देखते हैं। दोस्तों सारे प्रश्न मूल्यांकन से संबंधित होंगे जो किसी न किसी वर्ष पूछे गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। मूल्यांकन शिक्षण एवं विद्यार्थी दोनों के लिए किसी प्रकार का कार्य करता है। पुनर्बलन का, समावेशन का, अधिगम का, उपरोक्त में से कोई नहीं। मूल्यांकन शिक्षण एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए किस प्रकार का कार्य करता है? पुनर्बलन का। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अधिगम के अच्छे मूल्यांकन का के मानदंड है। ये युक्ति संगत होते हैं, ये विश्वसनीय होते हैं, ये तुलनीय होते हैं, उपरोक्त सभी। इसमें पूछ रहा है अधिगम के अच्छे मूल्यांकन का मानदंड है, तो उपरोक्त सभी। अच्छे मूल्यांकन के लिए युक्ति संगत, विश्वसनीयता और तुलनीय सभी उपयुक्त है, उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं। दोस्तों अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके और मुझे अच्छा लगे थोड़ा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? इसमें हमें बताना है कि अधिगम के मूल्यांकन की विशेषता कौन सी नहीं है। यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। इसमें सूचना को सामान्य रूप से अंकों अथवा ग्रेडों में रूपांतरित किया जाता है। इसमें सूचना अध्यापक द्वारा एकत्र की जाती है। इसमें सूचना छात्रों द्वारा स्वयं एकत्र की जाती है। तो दोस्तों जो अधिगम के मूल्यांकन की विशेषता नहीं है वो है इसमें सूचना छात्रों द्वारा स्वयं एकत्र की जाती है। ये आंसर होगा, यानी ये गलत है, इसलिए आंसर होगा। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखिए। कई बार तो नहीं है, अब इसमें क्या था, नहीं है। अब आपने नहीं को छोड़ दिया, है पढ़ लिया, तो आपका आंसर गलत हो जाता। इसलिए आप क्वेश्चन को सीटेट का जब भी एग्जाम देने जाए तो उसमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में ये नहीं है इस तरीके से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और हम इसको है पढ़ लेते हैं, इससे बहुत से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इसलिए सीटेट के क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए आइए देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है बहुआयामी, एकल आयामी, संकीर्ण, इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एकल जब भी आए ना, ये हमेशा गलत होता है। सीटेट के पेपर में एकल या फिर केवल जैसे शब्द का यूज हो वो कभी आंसर नहीं होता है। तो विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है बहुआयामी। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य क्या है? एक बार के कार्यक्रम के बदले निरंतर मूल्यांकन, छात्रों के शैक्षिक एवं शैक्षिक पक्षों की किसी एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन, छात्रों की ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन, छात्रों की याद करने की क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। तो यानी इसमें जो पूछ रहा है, जो क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का क्या तात्पर्य, यानी व्यापक का क्या अर्थ है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2, छात्रों के शैक्षिक एवं शैक्षिक पक्षों की किसी एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है? ये देखिए,
द्वारा नहीं है। नहीं है, सीटेट में ऐसा क्वेश्चन बहुत मिलता है। ध्यान से आगे देखिए, याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना, छात्रों के सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना, अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक को केंद्रित कार्यकलाप बनाना, बोधात्मक, मनोप्रेरक, भावात्मक कौशलों के विकास में सहायता प्रदान करना। तो दोस्तों इसमें जो सवाल है वो कह रहा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है। कौन सा उद्देश्य नहीं है? ये है, वो होगा तीसरा, अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना। तो दोस्तों आजकल की जो शिक्षा है, कभी भी शिक्षक केंद्रित जहाँ भी आए वो गलत हो जाता है। शिक्षक केंद्रित आजकल की शिक्षा जो है वो शिक्षक केंद्रित नहीं है बल्कि बालक केंद्रित है। पढ़ाई के दौरान असफल होने वाले विद्यार्थियों का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस प्रणाली के तहत किया जाता है? रचनात्मक मूल्यांकन प्रणाली, योगात्मक मूल्यांकन प्रणाली, निदानात्मक मूल्यांकन प्रणाली, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी क्वेश्चन जो कह रहा है वो है पढ़ाई के दौरान असफल होने वाले विद्यार्थियों का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस प्रणाली के तहत होता है? तो वो है निदानात्मक मूल्यांकन प्रणाली। आगे देखते हैं दोस्तों, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में पदोन्नत किया जाना चाहिए, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना। यानी इसमें जो क्वेश्चन है वो है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा पहला, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। दोस्तों इसमें सारे प्रश्न किसी न किसी वर्ष सीटेट में पूछे गए हैं और ये सारे प्रश्न सिर्फ मैंने मूल्यांकन वाले ही छांटे हैं। एक एक करके मैं सारे टॉपिक वाले छांटूंगा। अभी आज मूल्यांकन वाला करा रहा हूँ, कल पिछले वाला करवा दूंगा, इस तरह, या फिर हो सकता है मैं मतलब अलग अलग टॉपिक लेके आऊँगा और वो सारे वही क्वेश्चन लेके आऊँगा जो क्वेश्चन किसी न किसी वर्ष एग्जाम में पूछे गए। जैसे ये 2011 में पूछा गया पहले वाला, वो तो मैं देखा होगा आपने। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डैश 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 के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। ये देखिए 2012 में पूछा गया है। ये पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है। ये व्यवहार एवं वस्तुनिष्ठ व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए ये शैक्षिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि का मतलब होता है फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता है। ये घटनाओं का सही वर्णन है। ये बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं का वर्णन करता है। तो ये जो बोल रहा है डैश 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 के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत की विशेषताएं है, तो जो इसका आंसर होगा ये घटनाओं का सही वर्णन है के अलावा। चलिए आगे देखते हैं। सीखने डैश 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 आंकलन और अनुदेशन के बीच डैश 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 के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। का अंतर, का भिन्नता, के लिए संबंधों, के लिए अंतर। तो दोस्तों सीखने के लिए आंकलन होता है और आंकलन और अनुदेशन के बीच अंतर के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। यानी इसका होगा 4 नंबर। दोस्तों आने वाले वीडियो में मैं कुछ वीडियो ऐसे बनाऊंगा जिस वीडियो में मैं आपको कुछ वर्ड बताऊंगा, जो वर्ड अगर उसमें आया है तो वो उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप सीटेट आराम से पास हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डैश 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 के अलावा निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आंकलन को बढ़ावा देते हैं। शिक्षार्थी को आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए कहना, अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना,
पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए विद्यार्थियों का कहना, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षा लेना। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 नंबर। अवसर लेने के लिए शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना। चलिए आगे देखते हैं। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वो डैश 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 के समान है। 2013 में। सीखने के आंकलन, सीखने के लिए आंकलन, सीखने के रूप में आंकलन, आंकलन और सीखना। यानी जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह डैश 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 के समान है, सीखने के लिए आंकलन के समान है। अगला देख लेते हैं। ब्लूम की टैक्सोनॉमी डैश 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 पदानुक्रमित व्यवस्थित है। लक्ष्यों, उपलब्धि लक्ष्यों, पाठ्यचर्या संबंधित घोषणाओं, पठन कौशल, संज्ञानात्मक उद्देश्य। दोस्तों जैसे ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी, ऐसे हर किसी की, हर जितने भी ये मनोवैज्ञानिक हुए हैं बाल विकास के, उनके सबके कुछ ना कुछ स्पेशल शब्द हैं। उन शब्दों को जरूर याद कर लेना, वो एग्जाम में बार बार आते रहते हैं, जैसे स्कीमा आदि। चलिए इसके आंसर देख लेते हैं। ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमित व्यवस्था है उपलब्धि एवं लक्ष्यों की। अगला है, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उसके निदान के बाद डैश 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 होना चाहिए। सघन अभ्यास कार्य, सभी पाठ को व्यवस्थित रूप से दोहराना, शिक्षार्थियों और अभिभावकों की उपलब्धि के बारे में बताना, समुचित उपचारात्मक कार्य करना। यानी इसमें कह रहा है कि विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां या जो कमियां रह जाती है उसके निदान के बाद क्या करना चाहिए। तो जो रिक्तियां या कमियां विद्यार्थियों के सीखने में, जो कमियां या रिक्तियां, जो असफलताएं रह जाती है, उसका उपचार कर देना पहले। उसके बाद क्या करना, उसके बाद हमें 3 नंबर यानी शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। यानी उसने जो उपलब्धि है वो सब बताना है, उसके बारे में क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, क्या सब। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। डैश 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 की ओर संकेत करता है। ये भी 2011 में है। सीखने के आंकलन के लिए सीखना, आंकलन का सीखना, सीखने का आंकलन। यानी इसमें जो क्वेश्चन है वो है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। ये डैश 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 की ओर संकेत करता है। तो ये इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 नंबर, आंकलन के लिए सीखना। सीखने के लिए आंकलन 2014 में अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है, ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है, विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आंकलन गतिविधि है। यानी सीखने के लिए आंकलन क्या का बताना है, वो है क्वेश्चन 2014 में आया है। तो ये है जो सीखने के लिए आंकलन है वो है ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है। अगला है विद्यार्थी आधारित आंकलन 2014 में। परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित क्या आंकलन किया जाएगा, इस पर विद्यार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करता है, रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है, परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है क्योंकि उसमें निरंतर परीक्षण होता है। यानी विद्यालय आधारित आंकलन जो होता है कैसा होता है वो होता है, पहला, विद्यालय आधारित आंकलन परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित होता है। अगला देख लेते हैं। केवल कागज पेंसिल जांच द्वारा आंकलन 16 समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, सकल आंकलन को बढ़ावा देता है, आंकलन को सीमित करता है। तो यानी केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आंकलन 2016 में पूछा गया है।
तो मतलब केवल कागज़ पेंसिल द्वारा आंकलन करने पर कैसा होता है। केवल अगर कागज़ पेंसिल द्वारा आंकलन करते हैं तो वो आंकलन को सीमित कर देता है। हमें किसी एक चीज़ पर को ध्यान में रखकर आंकलन नहीं करना है। आंकलन के लिए छात्र के विविध स्वरूपों को जो देखना होता है, यानी उसकी हर तरीके से देखना होता है, जांच पड़ताल करना होता है, तब जाके आंकलन किया जाता है। किसी एक पक्ष को देखकर नहीं, बल्कि उसके विद्यार्थी के सभी पक्षों को देखते हुए आंकलन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आंकलन को उजागर करता है। 2016। इसमें लगभग मैंने 2011 से लेकर 2021 तक के प्रश्नों को शामिल किया है। जो ऊपर जा चुके हैं कई प्रश्न, ये 16 का है। अधिगम के आंकलन को उजागर करता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शिक्षक मानक के उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उसका आंकलन करता है। शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ को भी आंकलन करता है। शिक्षक पाठ्य पुस्तक में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आंकलन करता है। शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आंकलन दूसरे के निष्पादन की तुलना में करता है। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा, प्रश्न जो कह रहा है कि अधिगम के आंकलन को उजागर करता है, इसमें से इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो अधिगम के आंकलन को उजागर करता है। वो है नंबर 2। शिक्षक शिक्षार्थी की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उसकी अवधारणात्मक समझ का भी आंकलन करता है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।